हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। इम्पोर्टेंट क्यों है ये? क्योंकि लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान में कहाँ इनका उल्लेख मिलता है? भाग 3 में, पार्ट 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में हमें फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं। तो इन फंडामेंटल राइट्स को क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या होता है? जहां हमें लिखित रूप में हमारे अधिकार दिए गए हों। तो मैग्ना कार्टा जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? ब्रिटेन से। सबसे पहले 1215 में जो ब्रिटेन के सम्राट थे, सम्राट जॉन, उन्होंने मैग्ना कार्टा के माध्यम से अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए थे। और उसी के आधार पर, क्योंकि भारतीय संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो इतने ज़्यादा डिटेल में दिए गए हैं कि विश्व के किसी भी संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है वो इतने डिटेल में नहीं दिए गए हैं। तो इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हमें रिटर्न में बहुत डिटेल में ये बताया गया है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, हमारे मौलिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहले 1215 में सम्राट जॉन के द्वारा जो ब्रिटिश सिटीजन्स थे उनको कुछ राइट्स दिए गए और उनको क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा कहा गया। तो यहीं से ये नाम पड़ा कि ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा है। अगर हम विश्व इतिहास पर नज़र डालें कि जो मौलिक अधिकार है उनकी मांग समय समय पर किस प्रकार से उठती रही, तो सबसे पहले तो ब्रिटेन में जो लोग थे वो मांग कर रहे थे सम्राट से कुछ अधिकारों की। तो उन्होंने जो लोगों का विरोध था उसको शांत करने के लिए एक बार उनको कुछ अधिकार दे दिए। इसके बाद फिर ब्रिटेन में ही हमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख देखने को मिलता है 1689 में बिल ऑफ राइट्स के द्वारा। इसके द्वारा भी ब्रिटिश जो सिटीजन्स थे उनको कुछ अधिकार दिए गए थे। तो ये हमने 2 इंसिडेंट्स देखे ब्रिटेन के। इसके बाद फ्रांस में हमें जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में कुछ घटनाक्रम देखने को मिलता है। कब? 1789 में। 1789 में फ्रांस में विश्व इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। क्या थी वो घटना? फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो इस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा क्या मांग की गई थी? मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की। तो मानव एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र जारी किया गया था इस क्रांति के दौरान। क्या था ये? डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन एंड सिटीजन्स राइट। कब जारी किया गया था? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के दौरान। तो ये था एक और तीसरा महत्वपूर्ण पड़ाव विश्व इतिहास में फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फिर हम कहते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों को रखने की प्रेरणा का आधार क्या है? अमेरिका। हमने कहाँ से प्रेरणा ली? अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर के हमने हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स को रखा। तो जब अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब उन्होंने भी पहले अपने संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उनका जिक्र नहीं किया था। उनके द्वारा 1791 में मौलिक अधिकार जोड़े गए थे। और जो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब लागू हो गया था? 1787 में। तो उन्होंने भी कुछ समय पश्चात अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के 4 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया? फंडामेंटल राइट्स को
जोड़ा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा संविधान बनने के पहले जो हमारी संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान निर्माता थे, उन्होंने क्या किया, विश्व के दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी किया और उनकी जो जो बातें अच्छी लगी हमने अडॉप्ट कर ली। तो उन्हीं में से एक क्या था, अमेरिका से हमने क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न। इसी के साथ हमने जो संविधान की प्रस्तावना है उसके लिए भी प्रेरणा कहाँ से ली हुई है, अमेरिका से। तो ये हो गया कि विश्व स्तर पर किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स के लिए मांग की जाती रही और किस प्रकार से उनको लागू करवाया गया। तो अब हम देखते हैं कि भारत में किस प्रकार से जो फंडामेंटल राइट्स है इनकी डिमांड की जाती रही है। तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई, 1895 में संविधान विधेयक के द्वारा। और इसके बाद 1917 से 1919 के दौरान कांग्रेस के द्वारा मांग की गई कि हमें भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए जाएं। फिर 1925 में श्रीमती जो एनी बेसेंट थी उनके द्वारा मांग की गई कॉमनवेल्थ बिल ऑफ राइट्स के द्वारा। फिर 1928 में जो श्री मोतीलाल नेहरू जी थे उन्होंने मांग की नेहरू रिपोर्ट में। फिर जो कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन था उसमें मांग की गई। इसके बाद कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मांग की गई कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं। इसके बाद हमें पता है 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1935 आया था, तो उसमें भी हमें कहीं फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए थे। और जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था और उसमें भी उन्होंने क्या मांग की थी कि हमें फंडामेंटल राइट्स दिए जाएं, मौलिक अधिकार दिए जाएं। लेकिन जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने उनकी मांग को इनकार कर दिया। अंग्रेजी सरकार की एक समिति थी, संयुक्त संसदीय समिति, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी, तो इन्होंने मना कर दिया था कि हम फंडामेंटल राइट्स नहीं देंगे। तो फिर हमें मौलिक अधिकार कैसे और कब जाकर मिले, आज़ादी के बाद जाकर के मिले, जब हम भारतीयों ने आज़ाद होने के बाद खुद अपना संविधान लिखा, तब जाकर के हमें मौलिक अधिकार मिले। तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये मौलिक क्यों हैं, इन्हें हम फंडामेंटल ही क्यों कहते हैं, ये भी एक ज़रूरी क्वेश्चन है कि ये मौलिक या फिर फंडामेंटल क्यों है। दो कारण हैं इसके, एक कि ये संविधान के द्वारा इनकी गारंटी दी गई है कि संविधान में ये लिखा गया है कि हर नागरिक को ये अधिकार प्रदान किए जाएंगे, और अगर किसी नागरिक को ये अधिकार नहीं दिए जाते तो वो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है। हम वहाँ पर जाकर के अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं। दूसरा, ये मौलिक क्यों है, ये व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य है, कंपल्सरी है। अगर ये अधिकार हमें नहीं दिए जाएंगे तो हम अपना सही ढंग से विकास
नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी एस्पेक्ट हो, हमारा भौतिक विकास हो, बौद्धिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक, किसी भी तरीके का विकास हो, उसके लिए हमें ये मूलभूत अधिकार मिलने बहुत ज़रूरी है। तो ये था कि इन्हें हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं। और मूल रूप से हमारे संविधान में हमें कितने अधिकार मिले हुए थे? 7, लेकिन वर्तमान में हमें 6 अधिकार मिले हुए हैं। एक अधिकार हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट कर दिया गया था। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार रद्द कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा। कब इसको रद्द किया गया? 1978 में। तो जो संपत्ति का अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में रद्द कर दिया गया, और इसको मतलब मौलिक अधिकारों से इसको हटा दिया गया, रद्द नहीं किया गया, इसको मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। और संविधान के भाग 12 में इसको अनुच्छेद 300A या 300 में एक कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया। क्या बन गया अब ये? कानूनी अधिकार। यानी कि जिस प्रकार से हम फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अब संपत्ति का अधिकार क्योंकि कानूनी अधिकार बन गया, तो सरकार हमें इसकी गारंटी नहीं दे सकती कि ये अधिकार हम आपको उपलब्ध करवाएंगे ही करवाएंगे। तो इसका स्टेटस कुछ नीचा हो गया अब 1978 में। तो ये क्यों किया गया? संपत्ति के अधिकार का ये स्टेटस चेंज क्यों किया गया? क्योंकि सरकार को जो अपनी समाजवादी नीतियां लागू करनी थी, सोशलिस्ट पॉलिसीज़ लागू करनी थी कि जो समाज के सभी लोग हैं, सभी जो वर्ग हैं, उनका समान ढंग से विकास हो। तो कुछ लोगों के हाथ में जो संपत्ति है वो एकत्रित हुई है, उसको सब लोगों में समान रूप से बांटा जाए। और जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए भी सरकार को जो भूमि है वो अधिग्रहित करनी थी। तो ये जो संपत्ति का अधिकार था वो बीच में आड़े आ रहा था। तो इस वजह से सरकार ने संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया, ताकि सरकार को यदि किसी विकास कार्य के लिए यदि भूमि अधिग्रहित करनी हो, लैंड एक्वायर करनी हो, तो कोई मतलब ये ना कहे कि मुझसे मेरी संपत्ति सरकार ले रही है, जो मेरी भूमि है वो अधिग्रहित की जा रही है, मेरे फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट किया जा रहा है। इस वजह से सरकार ने इस संपत्ति के अधिकार का जो है स्टेटस चेंज कर दिया। ये कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में था। तो इसके अलावा जो हमारे 6 मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्या है? समानता का अधिकार। राइट टू इक्वेलिटी। जो समानता का अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 तक मिलता है। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 19 से 22 में। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 से 24 में। ये आर्टिकल्स हमें याद रखने पड़ेंगे। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 25 से 28 में। फिर पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार,
ये है आर्टिकल 29 से 30 में। आर्टिकल 31 संपत्ति वाला हम डिस्कस कर चुके, जो कि डिलीट हो गया है। और फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में। तो आर्टिकल 32 के द्वारा हम अपने इन अधिकारों को मांग सकते हैं। इन सब अधिकारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा अधिकार हमें क्या क्या सुविधाएं देता है और कौन कौन से इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे मौलिक अधिकार। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे, फंडामेंटल राइट्स के कुछ फीचर्स, मौलिक अधिकारों की कुछ विशेषताएं। तो मौलिक अधिकारों की पहली विशेषता क्या है कि ये कुछ, इनमें से जो कुछ अधिकार हैं वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध हैं, यानी कि जो विदेशी हैं उन्हें ये अधिकार नहीं मिलते। और या फिर कोई जैसे कानूनी अपना अस्तित्व रखने वाली संस्था, जैसे कि कोई समिति हो, या फिर जैसे कुछ कंपनीज है जो कि अपना एक लीगल स्टेटस रखती हैं, उनको भी वो फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए हैं। कौन कौन से हैं वो फंडामेंटल राइट्स, जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 के द्वारा हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, ये फंडामेंटल राइट्स केवल भारतीयों के लिए उपलब्ध हैं। तो इनके द्वारा हमें कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, इनको हम जब आगे मौलिक अधिकारों को डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पे इनको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, इसलिए ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं, विदेशी नागरिकों को नहीं मिले हुए, या फिर अपना कानूनी अस्तित्व रखने वाली किसी कंपनी या परिषद को भी ये नहीं मिले हुए। दूसरा, ये असीमित नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है ये, यानी कि इन पर क्या किया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ये किसी भी उचित आधार पर इन पर रोक लगाई जा सकती है न्यायालय के द्वारा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इनको सीमित कर सकता है किसी उचित आधार पर। और ये न्यायोचित है, जस्टिसिएबल है, यानी कि न्यायालय के द्वारा हम इनकी मांग कर सकते हैं। अगर हमें हमारे मौलिक अधिकार नहीं मिलते तो हम न्यायालय की शरण में जाकर के मांग कर सकते हैं कि मुझे मेरा ये मौलिक अधिकार प्रदान किया जाए। चौथा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट इनकी गारंटी देता है कि वो इनकी सुरक्षा करेगा, और हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपने मौलिक अधिकारों की मांग के लिए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पहले हम जो लोअर कोर्ट्स हैं वहाँ पर केस डालें, फिर हमारा केस धीरे धीरे ऊपर जाएगा। मौलिक अधिकारों के लिए हम सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो चौथी विशेषता क्या है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है वो गारंटी देता है कि वो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करेगा। फिर ये स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है। स्टेबल कैसी नहीं है ये, कि इनमें संसद संशोधन कर सकती है, मतलब साधारण विधेयक के द्वारा इनमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन जो विधेयक है उसके द्वारा इनमें चेंज किया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, इन्हें घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि पहले भी हमने डिस्कस किया कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको एक संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो आगे हम पढ़ेंगे कि हमें एक और बहुत महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है। वो कौन सा अधिकार दिया गया है, आप में से बहुत से लोगों ने सुना भी होगा उसके बारे में। तो ये आप अपने लिए होमवर्क लगा लीजिए और कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कीजिएगा कि हमें एक और कौन सा नया मौलिक अधिकार दिया गया है, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा और किस वर्ष में हमें ये दिया गया था। तो आपातकाल में ये जो मौलिक अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं, सस्पेंड
किए जा सकते हैं, यानी कि ख़त्म तो नहीं होंगे लेकिन उनको कुछ समय के लिए हमें देने से मना किया जा सकता है। लेकिन जो अनुच्छेद 20 और 21 के द्वारा हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं वो हमसे इमरजेंसी में भी, आपातकाल में भी नहीं छीने जा सकते। 20 के द्वारा हमें कौन सा मौलिक अधिकार मिला हुआ है कि हम अपने आप को निर्दोष सिद्ध करें। यदि हमारे ऊपर कोई अपराध का आरोप लगा है तो हम आर्टिकल 20 के अंतर्गत अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर सकते हैं। और 21 के द्वारा हमें कौन सा फंडामेंटल राइट मिला हुआ है? जीवन का अधिकार मिला हुआ है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। तो ये जो हमारे अधिकार हैं वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किए जा सकते। और जो अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 के द्वारा हमें 6 स्वतंत्रताएं दी गई है, ये अगर बाहरी आपातकाल लगता है, जैसे कि युद्ध या फिर विदेशी आक्रमण के आधार पर यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, तब ये हमारी जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वो छीनी जा सकती है अनुच्छेद 19 के द्वारा जो मिली हुई है। लेकिन यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के द्वारा, आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर यदि आपातकाल लगाया गया है तो ये अनुच्छेद 19 वाला जो हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमारा अधिकार सरकार निलंबित नहीं कर सकती। ठीक है, तो बाहरी या फिर युद्ध या विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल है, तब अनुच्छेद 19 के द्वारा जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, जो 6 स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं, उनको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन यदि आंतरिक सशस्त्र विद्रोह, यानी कि हमारे देश में ही अगर लोगों ने हथियार उठाकर के विद्रोह कर दिया और सरकार ने उस विद्रोह को शांत करने के लिए यदि आपातकाल लगाया है, तो अनुच्छेद 19 के तहत मिली हुई 6 स्वतंत्रताएं बाधित नहीं हो सकती। तो वो 6 स्वतंत्रताएं कौन सी है उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब सारे मौलिक अधिकारों को हम पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो अब आगे हम अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक हर आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ये टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।